अरे दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 5 कक्षा 10 की इतिहास का, जिसका नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। और हम करने वाले इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके पीछे किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं। और मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि यही वाले क्वेश्चन जो है ना, इस पीडीएफ के अंदर जो क्वेश्चन है, अगर आपके एग्जाम के अंदर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन बनता है ना, वो इसी पीडीएफ के अंदर से होने वाला है। सीधा सिंपल बात मैं आपको बता दूं। दूसरी बात यह है कि मेरी चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ठीक है, मेरे को बहुत तेज़ खांसी हो रही है। और मैं इस हालत में बिल्कुल नहीं हूँ कि वीडियो को एडिट कर पाऊँ। ओके, तो अगर बीच में खांसी की आवाज़ आए तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करना, ठीक है जी। चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर देते हैं। बाकी मैं आपको बता दूँ, हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल जो है ना, बेसिकली जो मेन पॉइंट स्टडी हो गया, अगर आपने मेन पॉइंट स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। क्योंकि यार देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये जो क्वेश्चन है ना, ये पता है कैसे लिखे मैंने। मेरे को इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर मिले, मैंने उनको हिंदी में कन्वर्ट किया, लिखा उनको, और फिर उनके आंसर वगैरह लिखे, टाइप करे। बहुत डिफिकल्ट काम होता है, आपको ये पता है। ठीक है, तो अगर आपका एफर्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर चाहो तो आप शेयर वगैरह भी कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके आप कमेंट प्यारा से ज़रूर करना, ये मोटिवेशन दिलाता है। ठीक है, चलो शुरू कर देते हैं। अच्छा, बाकी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, और बाकी जैसे मैंने बताया, मेन पॉइंट स्टडी तो है ही है। इसके अलावा मेन पॉइंट टेक वाला चैनल है। बेसिकली इस पर मैं ये बताता हूँ स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है पैसे। तो ये वो वाला चैनल है। बाकी ब्लॉगिंग चैनल ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं लाइव वगैरह ले रहा हूँ। ठीक है, अभी कुछ टाइम से बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी, इसलिए लाइव नहीं ले पा रहा था। अभी बस चेस्ट पे पेन है, मतलब फीवर वगैरह ऐसा ज़्यादा नहीं है। तो मैं लाइव वगैरह लूँगा, इस पे आ जाना। ठीक है, चलो जी शुरू कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि देखो, इस चैप्टर के अंदर पहले तो है क्या, मैं वो बता देता हूँ। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम प्रिंट के बारे में पढ़ेंगे, बुक्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। पहले आपको पता है बुक्स हाथ से लिखी जाती थी। अब जो हाथ से लिखी जाती थी ना बुक, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। क्या क्या प्रॉब्लम थी, यही है आपका पहला क्वेश्चन। मुद्रित सामग्रियों की तुलना में हस्तलिखित पांडुलिपि, जो हाथ से लिखी जाती थी ना बुक, उनमें कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी वो बताना है। या घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हस्तलिखित पांडुलिपि का उत्पादन पुस्तकों की बढ़ती मांग को पूरा क्यों नहीं कर पा रहा था, क्यों नहीं कर सका, कारण बताइए। मतलब हस्तलिखित पांडुलिपि है ना कहीं जितनी लोग है ना बुक ज्यादा मांग रहे थे, हस्तलिखित पांडुलिपि जो है वो उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। समझाऊंगा अभी क्वेश्चन का मतलब। और लास्ट क्वेश्चन है कि हस्तलिखित पांडुलिपि की कमियां बताइए। ठीक है, रियली सॉरी। चलो आंसर पे आ जाते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन समझा देता हूँ पहले ये वाला। जो हस्तलिखित पांडुलिपियां होती है ना, बात यह है कि देखो, मैं लिखने वाला हूँ, बुक लिखूंगा मैं, एक दिन में एक बुक तो लिख नहीं पाऊंगा, महीने में मेरे को एक दो बुक लिखनी पड़ेगी, मतलब एक दो बुक लिख पाऊंगा मैं। ओके, प्रिंट तो है नहीं कि छाप दिया, लिखने में टाइम लगेगा। और बुक जो है वो मान लो 100 बंदे खड़े हैं बुक लेने के लिए, बट मैं सिर्फ एक बंदे के लिए बुक बना पाऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि बढ़ती हुई मांग को है ना, पुस्तकों की बढ़ती हुई मांग को हस्तलिखित पांडुलिपि पूरी नहीं कर पा रही थी। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था कि हस्तलिखित पांडुलिपि में क्या क्या कमियां थी। पहला, हस्तलिखित पांडुलिपि को बनाना एक बहुत ही ज़्यादा थकाऊ काम था। ठीक है, नकल करने में समय बहुत ज़्यादा लगता था, और पांडुलिपि जो होती थी हस्तलिखित, वो महंगी होती थी। दूसरा, ये नाजुक भी होती थी, बहुत संभालना पड़ता था, इसको संभालना बहुत कठिन था। और इस पांडुलिपि को हर जगह नहीं ले जा सकते थे, ले जाना आसान नहीं था, क्योंकि फट सकती थी, है ना। प्रिंट वाली जो बुक, जैसे आज आपके पास जो बुक है ना, वो प्रिंटेड बुक है। ठीक है, उसमें इतनी दिक्कत नहीं होती, बट हस्तलिखित जो पांडुलिपि होती है, जो हाथ से लिखी हुई होती है ना, उनको बहुत ध्यान से रखना पड़ता है, क्योंकि कभी भी फट सकती है। तो ये कुछ कमियां थी। ओके, और यही रीजन है जिसकी वजह से वो बढ़ती हुई मांग को पूरा नहीं कर पा रही थी। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है, हस्तलिखित पांडुलिपि अत्यधिक महंगी होती थी, नाजुक होती थी, और मुद्रित सामग्री की तुलना में आसानी से मुद्रित सामग्री को आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता था, और वो सस्ती होती थी। ये डिफरेंस वगैरह लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपसे आए कि हस्तलिखित पांडुलिपि और मुद्रित पुस्तकों में क्या डिफरेंस है, तो यही डिफरेंस है, ये महंगी होती थी, ये सस्ती होती थी। इनको संभालना थोड़ा आसान होता था, किसको, मुद्रित को, प्रिंटेड बुक्स को, और इनको संभालना थोड़ा मुश्किल होता था, हस्तलिखित पांडुलिपि को। ठीक है, इनको आसानी से पढ़ा जा सकता था। ठीक है, हस्तलिखित पांडुलिपि को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हुआ करता था, है ना, पढ़ना बहुत मुश्किल, क्योंकि नाजुक थी बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे किताबों की मांग बढ़ती गई, वैसे वैसे जो है वो जो हमारी जो हस्तलिखित पांडुलिपि है वो मांग को पूरा नहीं कर सका। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी के बाद यूरोप के मुद्रण प्रौद्योगिकी में किन्हीं 5 नवचारों की व्याख्या कीजिए। पहले तो मैं आपको ये आ जाते हैं, आंसर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन ये था कि 18वीं शताब्दी के बाद है ना, जो प्रिंटिंग मशीनें होती है ना, आपको पता है ना प्रिंटिंग मशीन सबसे पहले कौन किसने बनाई थी, वो बनाई थी 1448 में। एक पर्सन था जिसका नाम था जोहान गुटनबर्ग। ठीक है, उसने 1448 में बनाई थी हमारी एक प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंट करने वाली मशीन। पहले हाथों से लिखी जाती थी उससे पहले। और उसने सबसे पहली बुक पता है कौन सी छापी थी, बाइबल, 300 कॉपियाँ छापी थी। 180 कॉपियाँ, सॉरी, 180 कॉपियाँ बाइबल की छापी थी उसने। ओके जी, चलो बाकी क्वेश्चन वगैरह देखते हैं।
तो उसका आंसर क्या है कि क्या-क्या बदलाव हुए थे हमारी प्रिंटिंग, मतलब ये छपने के बाद, ये मशीन बनाने के बाद, जोहान गुटेनबर्ग की मशीन बनाने के बाद और भी बहुत सारे आविष्कार हुए थे, उस मशीन में बहुत सुधार आया था। तो ये लिखा हुआ है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में न्यूयॉर्क के एक पर्सन थे जिनका नाम था रिचर्ड एम हो। उन्होंने भी शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को सिद्ध कर लिया, परफेक्ट कर लिया, जो कि 1 घंटे में 8000 शीट प्रिंट कर सकती थी। मतलब रिचर्ड एम हो ने ऐसी मशीन जो है प्रिंटिंग प्रेस को ऐसे डेवलप कर दिया कि वो 8000 शीटें 1 घंटे में छाप सकती थी। नेक्स्ट है कि 19वीं शताब्दी के अंत में ऑफसेट प्रिंटिंग विकसित हो गई, जो कि 6 रंग जो है वो एक साथ छाप सकती थी। ठीक है जी, चलो। नेक्स्ट है कि 20वीं शताब्दी में क्या-क्या बदलाव आए? बिजली से चलने वाली प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी। फीडिंग पेपर में थोड़ा सुधार हुआ, जो पेपर मशीनों में डाला जाता है उसमें थोड़ा सुधार हुआ। प्रिंटिंग प्रेस की प्लेट की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी हुई, है ना? और साथ में स्वचालित पेपर रील्स आ गई थी। अब है ना, बंदे को बार-बार पेज नहीं डालना पड़ता था, मशीन आ गई थी उसके लिए। कलर रजिस्टर का फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल का आगमन भी हुआ, मतलब आप कलर कंट्रोल भी कर सकते हो पेपर में। तो ये सारे के सारे चेंज आए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन पेपर मैंने देखे ना सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है यही वाला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति में, जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसमें बुक्स का, मुद्रण संस्कृति का क्या रोल था, ये पूछा गया आपसे। तो ये रहा जी आंसर, बिल्कुल डिट्टो लिख कर आना है। ठीक है, तभी आपको 5 मिलेंगे, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्या क्या बदलाव है? मतलब एक तरह से लोगों में लोगों को आंदोलन करने के लिए बुक्स ने कैसे प्रेरित किया, ये पूछा है। तो प्रिंट के आने से क्या हुआ, जो प्रसिद्ध हमारे जो विचारक थे, जैसे कि वोल्टेयर हो गए और रोजियो हो गए, इसको रोजियो बोलते हैं, रूसो लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, सेम ही है, रूसो भी सेम ही है, हिंदी में रूसो बोलते हैं। उनको लोगों ने बहुत बड़े लेवल पे पढ़ा। जब उनको पढ़ा तो जो हमारे ये विचारक थे वो कहते थे कि है ना, आप है ना प्रथा पे मत जाओ, आप है ना तर्क वितर्क की बात करो, आप क्या सही है क्या गलत है उसकी बात करो, क्या चला आ रहा है उसकी बात मत करो। इससे उन्होंने लोगों के दिमाग को थोड़ा डेवलप किया, वाद विवाद का एक नई संस्कृति का निर्माण किया। लोग जो है वो राजा के खिलाफ अब सोचने लग गए थे, दिमाग में क्वेश्चन उठने लग गए थे उनके। और इसी चीज से क्या हुआ कि उन्होंने मौजूदा विचारों और विश्वासों पर सवाल उठाने की, मतलब सोचना शुरू कर दिया और सवाल उठाने की आवश्यकता वगैरह को मान्यता दी कि जी हमको सवाल पूछने चाहिए, गलत है उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक है जी, चर्चा वगैरह होने लगी इस चीज़ पर। किसकी वजह से हुई है? बुक की वजह से, है ना, क्योंकि वॉल्टेयर रोजी ने जो बुक लिखी थी लोग उसको पढ़ने लग गए थे। और 1780 के दशक में जो साहित्य थे उसकी तो बाढ़ सी आ गई थी। बहुत सारे जो साहित्य थे, बुक्स थे, वो तो राजघरानों को, राजा वगैरह का मजाक भी उड़ाया करती थी, उनकी नैतिक आलोचना भी करती थी। तो इससे भी कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में क्या हुआ कि लगा क्या राजा गलत है, और उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन वगैरह करना शुरू किया और उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया। और लास्ट है, प्रिंट ने सीधे दिमाग पर असर नहीं डाला, लेकिन इसने अलग तरह से सोचने की संभावना खोल दी। ठीक है, उन्होंने कोई नेगेटिव चीज़ नहीं फैलाई बुक ने। बुक बेसिकली लोगों को बता रही थी कि आप सोचो, जब तक आप चीज़ों का समाधान, जब तक चीज़ों के बारे में सोचोगे नहीं वो सही नहीं होगी, है ना। असली चेहरा किंग का दिखाने में हेल्प करी थी। पहले लोग है ना आंख बंद करके किंग का बिलीव करते, अब नहीं करते थे, बट बुक के आने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार योगदान किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो मुद्रण संस्कृति थी, बुक्स वगैरह थी, भारत के लोगों ने उसका कैसे यूज किया, हमारे राष्ट्रवादियों ने उसका कैसे यूज किया। तो भारत के जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने बहुत अलग अलग भाषा के अंदर, ठीक है, बड़ी संख्या के अंदर समाचार पत्र को प्रकाशित किया। जो हमारे राष्ट्रवादी नेता थे उसके अंदर लेख वगैरह छापते थे, और अपनी जो बातें हैं वो उस लेख के जरिए, समाचार पत्रों के जरिए लोगों तक पहुंचाते थे अपने विचारों को। ठीक है, विभिन्न समुदाय और स्थानों के लोग इस प्रिंट और मीडिया से जुड़ते थे, और समाचार पत्रों ने अखिल भारतीय पहचान बनाने के लिए एक स्थानीय और एक दूसरे से, मतलब अखिल पहचान बनाने के लिए एक स्थान को दूसरे स्थान तक समाचार पहुंचाया। बेसिकली हुआ क्या, अब है ना, पहले लोग है ना अपने आप को गुजराती, मराठी, हरियाणवी, बंगाली ऐसे देखते थे। बट जैसे जैसे समाचार पत्रों में एक ही न्यूज़ सबके बारे में आ गई ना, तो उन लोगों में देशभक्ति जागी। एक है ना भारतीय की आइडेंटिटी फोकस किया उन्होंने कि नहीं, हम मतलब बाकी सब बाद में, पहले हम भारतीय पहले हैं। तो ये पहचान दिलाने में सबसे बड़ा योगदान था हमारे राष्ट्रवादियों के छापे गए समाचार पत्रों का। नेक्स्ट है, ये राष्ट्रवादी अखबारों ने औपनिवेशिक कुशासन को भी उजागर किया कि ब्रिटिश क्या क्या गलत कर रहा है, और उनके खिलाफ भी बोला। ठीक है, और इसीलिए आम आदमी जो है वो सामग्री आसानी से समझ भी सकता था, क्योंकि बहुत आसान भाषा में जो है वो लिखा जाता था। और एक एग्जाम्पल दे रखा है कि राष्ट्रवादियों ने कैसे कह सकते हो प्रेस का कैसे यूज़ किया, प्रिंटिंग प्रेस का। 1907 के अंदर है ना, पंजाब के बहुत सारे क्रांतिकारियों को जेल में डाला जा रहा था। उस समय बाल गंगाधर तिलक जो थे ना हमारे, उन्होंने एक लेख लिखा था उन लोगों के फेवर में। ठीक है, और बहुत बड़ा जन सैलाब है ना उठ चुका था, विरोध करने के लिए बहुत सारे लोग आ चुके थे। ये इस चीज़ को दिखाता है कि कहीं ना कहीं प्रिंट से लोग जो है ना वो एकजुट हो रहे थे और आंदोलन वगैरह कर रहे थे। और उस समय देखो बहुत बड़ी बड़ी बात है। आज तो देखो सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर आप किसी चीज़ से एग्री नहीं करते आप बोल दो। बट उस समय देखो सिर्फ बुक्स पढ़ के बहुत सारे लोग जो है समाचार पत्र करके पढ़कर एक साथ इकट्ठा हो जाते थे, तो ये कितनी बड़ी बात है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं,
मुद्रण क्रांति ने किस प्रकार पढ़ने के जुनून को बढ़ावा दिया, या प्रिंटिंग प्रेस ने यूरोप में पढ़ने की एक नई संस्कृति कैसे बनाई। ठीक है, मतलब जैसे जैसे जो मशीनें, जो प्रिंटिंग प्रेस आ रही थी ना, है ना, उससे बहुत ज़्यादा लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? तो देखो, जैसी प्रिंटिंग प्रेस आई ना, तो उससे फ़ायदा क्या हुआ, एक नई पढ़ने की जनता का उदय हुआ। क्यों? क्योंकि अब जो थी वो छपाई वगैरह जी जो थी मशीनें से छपती थी, वो जो थी बहुत सस्ती होती थी, लोग उसको बहुत आसानी से खरीद पाते थे। बुकों में जो बाजार है उसमें बुकों की बाढ़ सी आ गई थी, तो बहुत सारे लोग उनको बड़ी संख्या में खरीदने लग गए थे। ठीक है, पढ़ने की एक नई संस्कृति शुरू हो गई। और सिर्फ अमीर लोग नहीं, जो गरीब लोग होते थे ना, वो भी पढ़ते थे। अच्छा, उनको, वो पढ़ते नहीं थे तो पता क्या किया जाता था, उनको सुनाई जाती थी। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, लोगों के सामने जाके उस बुक को पढ़ूंगा, ताकि जो, और उनके लिए क्या किया जाता था, उनके लिए पिक्चर वगैरह भी बनाई जाती थी उस पर। ठीक है, ताकि जो है वो लोग भी उसको सुन सके और उनको वो भी खरीद सके। चित्र वगैरह भी लगाए जाते थे, ताकि जो अनपढ़ लोग हैं ना, वो भी चित्र को देखकर कुछ समझ सके और उस बुक्स को खरीदे। ठीक है, और बाकी मौखिक रूप से तो जो है वो चीज़ें जो है उनको सुनाई जाती जाती थी। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि बुकों के आने की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया था। चाहे जिनको पढ़ना नहीं आता था, उनको भी बेसिकली उन्होंने भी बुक खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पढ़कर सुनाई जाती थी, उसमें पिक्चर्स वगैरह होती थी सुंदर-सुंदर, तो वो देखते थे, उनको खुशी मिलती थी, है ना? ये सारी बातें लिखी हुई है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। कुछ लोगों को आसानी से उपलब्ध मुद्रित पुस्तकों के प्रभाव का डर क्यों यूरोप से क्यों था? ये पूरा लिखा है, क्यों था? कुछ लोगों को आसानी से उपलब्ध मुद्रित पुस्तकों के प्रभाव का डर क्यों था? ठीक है, यूरोप में से एक और भारत में से एक उदाहरण को चुनिए। मतलब बहुत सारे लोग हैं ना, बुक जो है बहुत ज़्यादा हो गई थी, अभी अभी हमने देखा, बहुत सारे लोग इससे खुश नहीं थे। कौन से खुश, अच्छा पहले लोग कौन खुश नहीं थे उसका देख लेते हैं। ओके, देखो बहुत सारे लोगों को लगता था कि ये जो बुक है ना बहुत आसानी से उपलब्ध है, इससे ना लोगों के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि वो पढ़ेंगे कहीं ना कहीं, वो क्या होंगे, उनके दिमाग में अधर्मी और विद्रोही जो विचार है वो फैलेंगे, और जो हमारे मूल्यवान साहित्य है ना वो नष्ट हो जाएंगे, और लोग उन पर उंगली उठाना शुरू कर देंगे। जो धर्म की किताबें हैं, लोग, और हुआ भी ऐसा ही, मार्टिन लूथर किंग आपको पता है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं धर्म पे जो है वो सवाल उठाना शुरू कर दिया था, है ना? तो यही बात दिखी हुई है कि बहुत सारे लोगों को, जो ज़्यादातर जो चर्च वगैरह के लोग थे, उनको ये डर था कि लोग जो है उनके दिमाग में अधर्मी विचार ना आ जाए, विद्रोही विचार ना आ जाए, और वो धर्म के खिलाफ ना हो जाए। और ऐसा हुआ भी। पहले यूरोप का एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक रोमन कैथोलिक चर्च था, वो तो इतना डर गया था कि उसने तो प्रतिबंधित पुस्तक की एक सूचांक बना दिया था, सूचकांक यानी एक इंडेक्स बना दिया था कि ये बुक जो है वो बैन है। समझ रहे हो? ये क्या दिखाता है, ताकि के लोगों को डर था, बहुत सारे लोगों को डर भी था बुक से। और भारत के अंदर भी ब्रिटिशरों को डर था कि भारत के लोगों में देशभक्ति ना जाग ले, उन्होंने इसलिए क्या किया, वर्नैकुलर एक्ट निकाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, वर्नैकुलर एक्ट क्या है ना, दिखा देता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत में प्रेस स्वतंत्रता को रोकने के लिए ब्रिटिश ने क्या क्या कदम उठाए, तो उन्होंने सबसे पहले वर्नैकुलर एक्ट निकाला। मैं वर्नैकुलर एक्ट समझाता हूँ क्या है। चलो, 1857 के विद्रोह के बाद जो है वो अंग्रेज बहुत क्रोधित थे। उन्होंने जो देसी प्रेस है उनको रोकने की मांग वगैरह की। उन्होंने एक एक्ट निकाला जिसका नाम है वर्नैकुलर एक्ट 1878, उसको पारित किया। उसमें ये बोला गया, इसने सरकार को क्षेत्रीय प्रेस को सेंसर और रिपोर्ट करने में व्यापक अधिकार प्रदान कर दिया। इसका मतलब जो है, जो क्षेत्र की प्रेस है ना वो कुछ भी नहीं छाप सकती, उसको छापने के लिए ब्रिटिश से अनुमति लेनी पड़ेगी। सेंसरशिप लगा दी, मतलब सेंसरशिप आपको पता है ना, कि आपको कुछ भी छापने से पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। सरकार स्थानीय भाषा के अखबारों पर नियमित नज़र रखती थी। मतलब जो बेसिकली स्थानीय जो अखबार है वो क्या छाप रहा है क्या नहीं छाप रहा है, इस पे बेसिकली नज़र वगैरह रखी जाती थी। और जब किसी रिपोर्ट को देशद्रोही करार किया जाता था तो अखबार को चेतावनी दी जाती थी, और अगर चेतावनी को नज़रअंदाज किया जाता था तो प्रेस को जब्त कर लिया जाता था, और प्रिंटिंग मशीनरी को भी जब्त कर लिया जाता था। तो मतलब पहले तो ये वाला लॉ लगाया, कौन सा, अपना सेंसरशिप लॉ लगाया, वर्नैकुलर एक्ट। ठीक है, और स्थानीय भाषाओं में अखबार पर नज़र वगैरह रखी जाने लगी, और साथ ही में अगर कोई जो है वो देश, मतलब सरकार के खिलाफ, क्योंकि देशद्रोही यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि सरकार होता है ना, सरकार जो थी ब्रिटिश सरकार, उनके खिलाफ कोई छापता था तो देशद्रोही कहलाता था उस समय। तो इसके लिए ब्रिटिश ने उसको, उसकी जो मशीनें होती थी, उनकी जो वो होती थी प्रिंटिंग प्रेस, उनको जब्त वगैरह भी कर लेते थे। तो ये सारे के सारे स्टेप ब्रिटिश ने उठाए रोक लगाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू और मुस्लिम ने मुद्रण संस्कृति को कैसे यूज किया, कैसे अपनाया। ठीक है, देखो, कुछ हिंदू थे, कुछ मुस्लिम थे। ठीक है, उन्होंने कैसे प्रिंट को यूज किया उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो, तो अब हिंदू और मुस्लिम ने कैसे कैसे प्रिंट को यूज़ किया उसके बारे में लिखा हुआ है। पहले तो आपको थोड़ा सा यहाँ से, मैं वैसे इसे रीड कर लेना, रीड करते आपको समझ आ जाएगा
कि बेसिकली धर्म के बारे में हिंदू ने भी बहुत अलग-अलग कुछ ऐसे भी थे, जिन्होंने रीति-रिवाज़ों के खिलाफ बोलना शुरू किया था, ठीक है? और कुछ ऐसे थे ज मुस्लिम में भी कुछ ऐसे थे, जिन्होंने बुक्स वगैरह का यूज़ किया था, प्रिंटिंग प्रेस का यूज़ किया था। कैसे किया था वो मैं बताऊँगा, नीचे आ जाते हैं उसके लिए। अच्छा, यही लिखा हुआ आंसर, इसी में से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अलग-अलग समूह उपनिवेशिक समाज के में हो रहे बदलावों से जुड़ते गए, धर्म की अपनी-अपनी व्याख्या पेश करते रहे। कुछ तो मौजूद रीति-रिवाज़ों की आलोचना करते थे, जिसमें से एक हमारे राजा राम मोहन रॉय थे, ठीक है? उन्होंने एक बुक निकाली जिसका नाम था संवाद कौमुदी, प्रकाशित करी तो वो रूढ़िवादी विचारों जैसे सती प्रथा के खिलाफ बोलते थे, ठीक है? और इनके खिलाफ भी लोगों ने एक बुक निकाली थी, ठीक है? तो वो कहीं न कहीं विरोध वगैरह करती थी उसका, राजा राम मोहन रॉय का। तो बेसिकली ये चलता रहता था वाद-विवाद, ठीक है? 2 पारसी अखबार थे, जैसे जाम-ए-जहांनामा, वो भी कहीं न कहीं प्रकाशित होते थे, धर्म के बारे में बात वगैरह करते थे। भारत के अंदर जो उलेमा वगैरह है ना, मुस्लिम उलेमा, उन्होंने भी कहीं न कहीं राजवंशों के पतन के से चिंतित होकर उन्होंने भी बहुत सारी बुक्स वगैरह का यूज़ किया, प्रिंटिंग का यूज़ किया। कैसे? उनको डर पता है 2 थे। पहला तो उनको ये लग रहा था कि जो ब्रिटिश सरकार है, वो क्या करेगी, सब लोगों को क्रिश्चियन बना देगी, या उनको ये लग रहा था कि मुस्लिम कानून को बदल दिया जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक लिथोग्राफी प्रेस जो सस्ता कागज़ आता है ना, उसपे बहुत सारे फ़तवे लिखकर लोगों को बाँटना, मुस्लिम लोगों को बाँटना शुरू कर दिया, और उसमें ये लिखा जाता था कि मुस्लिम को अपने को कैसे कंडक्ट वगैरह करना है, ठीक है? ये सारी की सारी चीज़ सिद्धांतों के बारे में, मुस्लिम सिद्धांतों के बारे में बताया जाता था, ठीक है? और उसी के बाद आपको पता है वो जो क्या कहते हैं उसको, देवबंद सेक्ट जो है वो तभी निकला था, ठीक है? हिंदू ने भी कहीं न कहीं यूज़ किया। हिंदू ने भी, आप कह सकते हो, रामचरितमानस का पहला मुद्रित जो संस्करण है, वो 1810 में कोलकाता में प्रकाशित हुआ था। लखनऊ के अंदर एक नवल किशोर प्रेस थी, वो वेंकटेश्वर प्रेस थी, भारतीय भाषाओं में अनगिनत धार्मिक किताबें छापती थी। यहाँ पर हिंदू किताबों की बात हो रही है, ठीक है? वो बुक्स वगैरह छापते थे, तो इससे हमें, और वो है ना अलग-अलग जगह पर वो बुक्स वगैरह पढ़ी जाती थी, इससे सारे के सारे लोग साथ आ रहे थे। एग्ज़ाम में देखो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है ये, मुद्रण संस्कृति ने न केवल समुदाय के बीच परस्पर विरोधी मतों को प्रकाशन को प्रोत्साहित किया है, बल्कि भारत के अलग-अलग विभिन्न हिस्सों के समुदाय को एक साथ भी लेकर आया। मैं इसका मतलब बताता हूँ। देखो, प्रिंट के आने से बहुत ज़्यादा लोगों में दूरियाँ भी बढ़ी हैं। कैसे? जैसे हमने देखा राजा राम मोहन रॉय ने सवाल उठाना शुरू किया था, फिर लोग उनके खिलाफ बोलने लग गए। तो मतलब ये भी था, विरोधी भी थे बहुत सारे, है ना? कहीं न कहीं एक परस्पर विरोधी मत भी प्रकाशन हो रहा था, और इसी के साथ-साथ है ना, लोग साथ भी आ रहे थे। जैसे मुस्लिम ने क्या किया था, उलेमा वगैरह ने क्या किया था, वो लिथोग्राफी पे वो छापना शुरू कर दिया था। क्या छापना शुरू कर दिया था? अपने वो फ़तवा वगैरह लोगों को बाँटना वगैरह शुरू कर दिया था। तो इससे पूरे मुस्लिम कम्युनिटी साथ आई। हिंदू में भी बहुत सारे जो है वो बुक्स वगैरह अलग-अलग, हमारा कल्चर आप हिंदू में भी देखोगे ना, हमारे भारत में अलग-अलग, हिंदू में बहुत सारे अलग-अलग फेस्टिवल होते हैं, है ना? तो उनके बारे में भी लोगों को अलग-अलग कल्चर के बारे में पता चला, तो वो सारे हिंदू लोग साथ में आए। तो ऐसे इस वे में बता रखा है कि अलग-अलग जो कम्युनिटी है, जो अलग-अलग एरिया में रहती थी, एक ही धर्म की, वो सारी की सारी साथ में आई। ठीक है? चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय महिलाओं पर मुद्रण संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महिलाओं की ज़िंदगी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी भरी थी, ठीक है? पर बहुत सारी महिलाओं ने बुक को पढ़ना शुरू किया, ठीक है? बहुत सारे आप कह सकते हो कि जो अच्छे पति थे और जो अच्छे पिता थे, उन्होंने अपने घर की औरतों को पढ़ाना शुरू किया, जबकि उस समय गलत माना जाता था पढ़ाना लड़कियों को, फिर भी उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, स्कूल भेजने लगे वो, ठीक है? और बहुत सारी जो नारी शिक्षा की बात भी बार-बार करी गई। बहुत सारी जो फीमेल्स थी, उन्होंने भी आवाज़ उठाई, ठीक है? जो हिंदू थे, उनको डर ये था कि अगर लड़कियों को पढ़ा देंगे तो विधवा हो जाएगी वो, ठीक है? मुस्लिमों को डर ये था कि जी अगर लड़कियों को पढ़ा दिया तो वो उर्दू रोमांस में फँस जाएगी, रूमानी अफ़सानों में फँस जाएगी। तो ये सारी की सारी बातें, बेतुकी बातें जो थी, वो उसको लेकर कर रहे थे वो, ठीक है? इसलिए कभी-कभार औरतों को प्रतिबंध बट बुकें जैसे-जैसे आने लगी ना, औरत वगैरह पढ़ने लगी, तो उनका थोड़ा-सा विकास वगैरह भी होने लगा। और यहाँ पर कुछ हमारी महिलाओं के नाम भी लिखे हुए हैं, जैसे हमारे कैलाश बाशिनी देवी, वो महिलाएँ थी 1860 के दशक में, उन्होंने अपना के घर में उनको कैसे अनपढ़ बनाकर रखा जाता था, या घरों में बंदी कैसे मतलब घरों में ही रखा जाता था उनको, उनके बारे में बताया। ताराबाई शिंदे हो गई, पंडिता रामाबाई हो गई, उन्होंने उच्च जाति की महिलाओं पे हो रही जो दयनीय स्थिति थी, उनके बारे में बताया। और एड में ये लाइन आपको ज़रूर लिखनी है, क्योंकि इसी के मार्क्स मिलेंगे आपको। सामाजिक बंधनों में बंधी औरतें के लिए पढ़ने के क्या मायने हैं, इस पर एक तमिल उपन्यास में एक औरत ने लिखा है कि बहुतेरे कारणों से मेरी दुनिया छोटी है। मेरे जीवन की आधी से ज़्यादा खुशी तो किताबें पढ़ने से आई है। ठीक है? ये चीज़ दिखाता है कि महिलाओं के जीवन में प्रिंट के आने से बहुत ज़्यादा अच्छा बदलाव आया था। कहीं न कहीं वो अपनी आत्म जो कहानी है वो लोगों तक पहुँचा पा रही थी। है ना? जैसे जो रस सुंदरी देवी है, राज सुंदरी देवी,
ठीक है, उन्होंने अपनी बुक जो है वो अमार जीवनी यानी बंगाली वर्ड है, हमारी मेरी जीवनी मेरा जीवन। थोड़ी बहुत बंगाली भी आ गई मेरे को बच्चों से बात करते करते, बहुत सारे बच्चे बंगाल के भी है ना। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि यूरोप में मुद्रण संस्कृति के उदय में मदद करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो यूरोप के अंदर जो है वो मुद्रण संस्कृति जो है वो फैल रही थी, है ना। मतलब मुद्रण संस्कृति आ गई थी, प्रिंट वगैरह होने लगी, मतलब ऐसा क्यों हुआ, मुद्रण संस्कृति का उदय कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, तो यही बता रखा है। मुद्रण संस्कृति का जो विकास है वो हमारे यूरोप में बहुत तेजी से। और अच्छा एक और बात यार, इस चैप्टर के एक एक मार्क्स के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है करना, वो हम एमसीक्यू वाली वीडियो में करेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप इस वाले चैनल पे भरत कुमार खोरवाल वाले चैनल पे आ जाना, हम लाइव वगैरह क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो आ जाते हैं पहले वाले पॉइंट पे कि हस्तलिखित पांडुलिपि पुस्तकों की लगातार बढ़ती मांग पूरी नहीं कर पा रही थी, इसी वजह से आप कह सकते हो मुद्रण संस्कृति में बहुत तेज बदलाव आया और प्रिंटिंग प्रेस का आगमन हुआ। नकल करना महंगा था और बहुत टाइम लगता था, है ना, बहुत टफ काम था, ये समय लेने वाला काम था, इसकी वजह से मुद्रण में विकास। अच्छा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दोबारा समझ लो, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब आप देखोगे ना, पहले हाथों से लिखी जाती थी बुक, बट फिर मशीनें आने लग गई, और वो भी बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में मशीन आ गई, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ ये पूछा गया है। तो इतनी तेज बदलाव इसलिए आया क्योंकि हाथ से लिखी वाली बुक से लोग परेशान थे, इसकी वजह से आप कहा जाता है ना कि परेशानी ही जीव जो है वो आविष्कार की जननी है ना। तो यही बात जो थी वो लोगों ने कहीं ना कहीं अपनाई, और उनको परेशानी आई थी हाथ से लिखी वाली बुक से, इसीलिए उन्होंने कहीं ना कहीं तेजी से मुद्रण संस्कृति को बदलाव किया और नई संस्कृति को अपनाया, यानी प्रिंटिंग प्रेस को अपनाया। ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलो, और ये देखो यही बात है कि ये पांडुलिपि जो थी वो बहुत नाजुक होती थी, है ना। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का भी इतने बड़े लेवल पे इस्तेमाल नहीं होता था। तो इन सारी की सारी चीज़ों से क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने बुक्स वगैरह को, आप कह सकते हो कि मतलब मुद्रण संस्कृति का विस्तार करना शुरू किया और मशीनें वगैरह को डेवलप करना शुरू किया। ठीक है, बाकी ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसको आप रीड करना, दो ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको फिर भी क्वेश्चन समझा देता हूँ। मार्टिन लूथर किंग, जैसे मैंने आपको बताया था ना, धर्म सुधारक थे ये। बेसिकली इन्हीं की वजह से आप कह सकते हो कि जो कैथोलिक है ना, क्रिश्चियन है, वो दो उसमें बट गया था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ठीक है, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था 95 थीसिस, 95 शोध प्रबंधन, 95 थीसिस बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें उन्होंने भगवान पर ये जो है वो मतलब सवाल उठाए थे, प्रोटेस्टेंट कैथोलिक्स पर, मतलब जो रोमन कैथोलिक चर्च है ना, उन पे सवाल वगैरह उठाए थे। उनका ये तो मानना था भगवान है, बट उनका ये मानना नहीं था कि ये जो चर्च जो करता है ना, उसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है, चर्च अपने फायदे के लिए करता है। ठीक है, बाकी है कि 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज को आकार देने में प्रिंटिंग प्रेस की भूमिका वगैरह बताइए। तो वही भारत के बारे में बताना है, फीमेल्स की जो स्थिति है वो सुधरी, हिंदू ने कैसे अपने ग्रंथों का यूज़ किया, मुस्लिमों ने कैसे यूज़ किया, सामाजिक बुराई पर बहुत सारे लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था, वाद विवाद जो होने लग गए थे अलग अलग धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पे, है ना, ये सारी की सारी बातें वगैरह लिखनी है। समाचार पत्रों से लोगों ने कहीं ना कहीं जो भारतीय अखिल भारतीय पहचान होती है उसको भी बनाया गया, वो भी प्रिंट की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। ओके, आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए हो। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, एमसीक्यू वगैरह भी जो है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको देखना मत भूलना। बाकी जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल उनको सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट टैग है, बेसिकली इस पर मैं यही बताता हूँ कि एक स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है। ठीक है, बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।